बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलुहु। तो बेटे मैं हूँ आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया। तो टॉपिक है जी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो गौर से समझिएगा इसको। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे लिए इसको समझाना आसान कर दे और आप सबके लिए इसको समझना आसान कर दे और इस इल्म को हम सब के लिए नफ़ा बख्श बनाए। देखो मेरा बेटा, कोई भी काम करने से पहले उस काम को करना आना चाहिए कि काम करना कैसे है। तो इस बारे में भी जो मैं आपको गाइड करूंगा तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा, तो आपका काम एक्सीलेंट हो जाएगा। तो जब भी किसी एक्सपेरिमेंटल जो है वो एक्सरसाइज के बारे में आपने बात करनी है, तो सबसे पहले उसकी डायग्राम जो है उसको बहुत अच्छा लेबल करके बहुत अच्छा ड्रा करना है और फिर उस जो डायग्राम है या जो ऑपरेटर्स है उस एक्सपेरिमेंटल काम का, उसके बारे में आपने बात करनी है उस डायग्राम को देखकर। तो कैथोड रेज की डिस्कवरी जो है वो कैसे की गई, उसमें कौन सा ऑपरेटर्स यूज हुआ, तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो एक बेटे ट्यूब यूज की गई। ये ट्यूब है जो रेड से मैंने सर्कल की हुई है। द ट्यूब, नेम ऑफ ट्यूब इज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब। इसका मतलब यह है कि ये ट्यूब ग्लास की बनी हुई है और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से क्या मुराद है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने से मुराद क्या है कि पास होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे पेशेंट को अगर हॉस्पिटल से हम डिस्चार्ज, कोई कहे कि हॉस्पिटल से पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है, तो मीन वो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम हॉस्पिटल टूवर्ड्स हिज या हर होम। तो जो ये ट्रांसफर है, ये जो मूवमेंट है, इसको डिस्चार्ज कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज होता है, इसलिए इस ट्यूब का नेम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। ग्लास की बनी हुई है इसलिए ग्लास ट्यूब है। इसके एंड पर मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड कहलाता है, एक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड कहलाता है। तो कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड कहलाता है वो भी समझ लें। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हो और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको कैथोड कहते हैं। ये भी याद रख लें कि इसको कैथोड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गेस्ट को ऑनर दी गई है। गेस्ट को कैसे गेस्ट को ऑनर दी गई है, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर केटाइंस आए, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड केटाइंस। तो चूंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो जिसके ऊपर केटाइंस आए उसको कैथोड कहते हैं। तो किस पर आएंगे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस वजह से इस इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। इसके रिवर्स, जिस पर एनाइन आए उसको क्या बोला जाता है, एनोड बोला जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को एनाइन कहते हैं। तो एनाइन से एनोड, तो किस तरफ एनाइंस आएंगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, लिहाजा एनोड कैरी किया भी पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाए उसको मेरा बेटा क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। इस ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमारे घरों में या दफातर में कमरों के ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ होता है। तो एग्जॉस्ट फैन दोनों काम करता है, वो बाहर से एयर को अंदर भी लेकर आता है और अंदर से हॉट एयर को बाहर भी शिफ्ट करता है। वैसे प्रिंसिपली हम अंदर से हॉट एयर को बाहर शिफ्ट करने के लिए एग्जॉस्ट लगाते हैं। तो इसका काम उसी एग्जॉस्ट जैसा है कि ये अंदर से पार्टिकल को एग्जॉस्ट आउट करने के काम आता है। तो इसको वैक्यूम पंप कहते हैं। ये सिंपल सा ऑपरेटर्स है जो यूज किया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज आर बोलो कभी इलेक्ट्रॉन। अब हम पहुंचते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट कितने कंडक्ट किए गए। आपका जो 9th का सिलेबस है उससे ज्यादा मैंने बात की है ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाए। डिक्टेशन या कंटेंट्स तो आपकी बुक के ऊपर लिखे हुए हैं, कंटेंट्स आप वही तैयार कीजिएगा, लेकिन कंसेप्ट अच्छा डेवलप कर लीजिएगा। इससे 3 एक्सपेरिमेंट्स किए गए और हर एक्सपेरिमेंट्स के बाद कुछ चीजें ऑब्जर्व की गई और उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर कुछ कंक्लूजन या नताइज अखज किए गए। जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया, इस ट्यूब के अंदर फिल क्या है, एनी गैस, कोई भी गैस इस ट्यूब के अंदर फिल की गई है। वो कोई भी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह वगैरह, कोई भी गैस इस ट्यूब के अंदर फिल्ड है। तो जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया गया, इसमें इन मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को
हाई वोल्टेज बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया गया, जिसका वोल्टेज फॉर एग्जाम्पल 500 से लेकर 2000 वोल्ट तक उसका वोल्टेज था। इतना हाई वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट किया गया, हाई वोल्टेज बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया गया इन इलेक्ट्रोड्स को। और ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई, नो चेंज, जैसे ट्यूब पहले थी बिफोर कनेक्टिंग दीज इलेक्ट्रोड्स विद द हाई वोल्टेज बैटरी टर्मिनल्स, तो वैसे ही ट्यूब बाद में भी रही आफ्टर कनेक्टिंग दीज इलेक्ट्रोड्स विद द हाई वोल्टेज बैटरी टर्मिनल्स, तो कोई चेंज सामने ना आई। तो इसे कंक्लूजन क्या ड्रा हुआ, इससे कंक्लूजन या नतीजा ये अखज हुआ कि इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिस्चार्ज ही नहीं हुआ। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाता फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रोड, तो डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज जरूर नजर आती। अब यहां पर ये भी एक बहस शुरू होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज क्यों ना हुआ। तो इस बात को समझिएगा, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर प्रेशर वेरी हाई था, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर के यूनिट्स हैं। नंबर ऑफ प्रेशर के यूनिट्स होते हैं, एटमॉस्फेयर भी है, mm ऑफ hg भी प्रेशर को मेजर करने के यूनिट्स हैं, टॉर्स भी प्रेशर को मेजर करने के यूनिट्स हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी प्रेशर को मेजर करने के यूनिट्स हैं, पास्कल, किलो पास्कल, न्यूटन जो है ये सारे प्रेशर को मेजर करने के यूनिट्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैस को मेजर करने के यूनिट्स ग्राम्स भी हैं, मिलीग्राम्स भी हैं, किलोग्राम्स भी हैं, मंस भी हैं, टन्स भी हैं। तो इस तरह प्रेशर को मेजर करने के भी बहुत नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। बड़ी वैल्यू को मेजर करना हो तो बड़ा यूनिट यूज और क्लिक करते हैं, चूज करते हैं। स्मॉल वैल्यू को मेजर करना हो तो स्मॉल यूनिट चूज या क्लिक करते हैं। जैसे कि अगर मैस मेजर करना हो तो गोल्ड का वेट करना हो तो वो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, तो फिर केजी का यूनिट यूज नहीं होता, फिर मिलीग्राम्स और ग्राम्स का होता है। लेकिन अगर बड़ा मैस मेजर करना हो तो फिर उसके लिए बड़े मैस के यूनिट यूज होते हैं, जैसे केजी, मंस वगैरह। जैसे आजकल जो है वो किसान गन्ना लेकर अपना गन्ना शुगर मिल में सप्लाई करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है शुगर केन, तो उसको मेजर करने के लिए फिर बड़े यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मंस या टन्स का। तो इसलिए प्रेशर के भी वेरियस यूनिट्स होते हैं। बिग क्वांटिटी ऑफ प्रेशर को मेजर करना होगा तो उसके लिए बिग यूनिट यूज होते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेजर को मेजर करना होगा तो उसके लिए स्मॉल यूनिट यूज होते हैं। इनकी आपस में रिलेशन आगे फर्दर स्टडीज में आप जरूर पढ़ लेंगे। तो इस ट्यूब के अंदर प्रेशर वेरी हाई था, वेरी हाई, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज अ वेरी हाई प्रेशर। तो प्रेशर होता क्या है, प्रेशर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये आप समझ लें कि आपके पास एक आपके साइकिल की या मोटरसाइकिल का टायर है और उसकी ट्यूब है फॉर एग्जांपल। तो आपने कभी देखा है कि गाड़ी के टायर को में आप एयर फिल करवाएं या मोटरसाइकिल के टायर में आप एयर फिल कराएं, तो जितनी ज्यादा वो एयर उसके अंदर फिल करेगा फिलर जो है, तो आपको एक साथ ये भी अंदेशा रहता है कि कहीं इतना ज्यादा वो एयर इसके अंदर प्रेशर फिल ना कर दे कि प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ ट्यूब इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ना बढ़ जाए कि ये ट्यूब बस्ट ही ना हो जाए। लिहाजा आप उसको कहते हैं कि भाई इतने पाउंड्स हैं वो आपने एयर इसमें फिल करनी है, उससे ज्यादा एयर फिल नहीं करनी, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स एयर के ज्यादा फिल हो जाएंगे तो प्रेशर भी वॉल के ऊपर उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ये इस बात का सबूत है। और एक स्टेज पर वो वॉल उस प्रेशर को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी और वो बस्ट हो जाएगी। यानी प्रेशर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना किसी कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस ट्यूब के अंदर वेरी हाई प्रेशर था, मीन टू से कि ये जो डॉट्स गैस के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाए गए हैं, इनके नंबर्स बहुत ज्यादा थे। तो लिहाजा जो इलेक्ट्रॉन निकल कर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, उन्होंने ट्रेवल करना होता है टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के अगेंस्ट रुकावट बहुत ज्यादा थी, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा थी। लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर एनोड तक नहीं पहुंच पाए, हाई हिंड्रेंस की वजह से, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, क्योंकि प्रेशर ज्यादा था। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच पाए, लिहाजा इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज नहीं हुआ, इसलिए कोई चेंज भी सामने नहीं आई। जैसे हमने कहा था डिस्चार्ज है ही क्या, शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। समझ गए हो जी। तो इस वजह से कोई चेंज नजर नहीं आई। इसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में इस वैक्यूम पंप की मदद से इस ट्यूब के अंदर सबसे पहले प्रेशर को रिड्यूस किया गया, यानी इन मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाला गया। तो लिहाजा मैं अब इनमें से कुछ मॉलिक्यूल अरेज कर रहा हूं,
तो मॉलिक्यूल्स का जो तादाद है इस ट्यूब के अंदर उसको कम किया गया। जब मॉलिक्यूल्स की तादाद कम की गई तो हुआ उसके नतीजे में क्या कि जो रुकावट थी, हिंड्रेंस थी अगेंस्ट दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन, वो कम हो गई। जब हिंड्रेंस कम हो गई तो फिर ऑब्जर्व क्या किया गया, यानी पहले प्रेशर को रिड्यूस किया गया, फिर इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया गया, तो फिर ऑब्जर्व क्या किया गया कि यूनिफॉर्म ग्लो नजर आई ऑब्जर्वर को, देखने वाले को, ऑन द वॉल ऑफ ट्यूब। जैसे आप अपने घरों में एक रॉड वाली ट्यूब यूज करते हो, मेरे रूम में भी रॉड वाली ट्यूब्स लगी हुई हैं, तो उनकी पूरी वॉल के ऊपर फिर हर तरफ आपको एक जितनी ग्लो नजर आती है, तो एक यूनिफॉर्म ग्लो नजर आ रही हर जगह पर। तो फिर इससे ऑब्जर्व क्या किया, इस ऑब्जर्वेशन का नतीजा क्या खस किया गया, कंक्लूजन क्या ड्रा हुआ, तो कंक्लूजन यही ड्रा हुआ कि पहले कोई चेंज नहीं नजर आई थी, तो हमने कहा था कि कोई इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो जब ये यूनिफॉर्म ग्लो नजर आ गई तो इससे ये कंक्लूजन ड्रा हुआ कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हैपेंस, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज हो गया है कैथोड, जिससे इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ शिफ्ट होने लग गए। अब ये बात आपके सिलेबस की नहीं है, लेकिन इसको समझेंगे तो आपका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। अब यहां पर 1 मिनट हम इस बात को समझाने में लगाते हैं कि ये यूनिफॉर्म ग्लो नजर क्यों आई। ये यूनिफॉर्म ग्लो समझ रहे हो, यूनिफॉर्म ग्लो मीन सेम ग्लो एट द ऑल साइड ऑफ ट्यूब, ये नजर क्यों आई। तो ये मेरा बेटा इसलिए नजर आई कि एक फिनोमेना है केमिस्ट्री में, उसको इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन कहते हैं। तो आपको पता है, आप 8 में भी यकीनन पढ़कर आए हैं और अब भी आप इसको पढ़ते रहेंगे। एटम को पढ़ते जा रहे हैं, हम पढ़ना शुरू कर दिया है चैप्टर 1 से। तो न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है फॉर एग्जांपल। तो एनर्जी के एतबार से, एनर्जी के लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से फोर्थ की एनर्जी ज्यादा होती है, थर्ड की निस्बत थर्ड की ज्यादा होती है, सेकंड की निस्बत सेकंड की ज्यादा होती है, 1 की निस्बत। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हुए अपने रास्ते में पड़े हुए इन गैसियस पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो ये है क्या, ये मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन, ये दर हकीकत पुत्र एनर्जी ही होती है। तो जैसे सन से आने वाली जो रेज हैं वो भी एनर्जी है। आपको यकीन आता है जब शदीद शिद्दत से सूरज चमकता है, आबोताब से चमकता है, तो आपको जो पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी आती है। तो ये भी रेज है, उसी तरह ये भी एनर्जी है। तो इस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से जो सामने पड़ी हुई गैस है उसके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ एक्साइट मेरा बेटा करेंगे। एक्साइट करना मीन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाना। ये कितने को पार्टिकल्स होते हैं सर? बेटा ये इतने ज्यादा पार्टिकल्स हैं कि इनके एक फुल स्टॉप में 20 लाख से ज्यादा एटम या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो फिर नंबर ऑफ, इनफिनिट नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ एक्साइट करते हैं इन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स की वजह से, इस एनर्जी के कोलिजन्स की वजह से विद दीज गैस पार्टिकल। तो फिर जब ये मेरा बेटा जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन घरों से जाने वाले, घरों को कुछ देर के बाद वापस लौटते तो हैं, तो यही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट की तरफ डी एक्साइट होते हैं तो एनर्जी मेरा बेटा रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट होता है, और हायर से लोअर में तब आएगा जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में स्टे कर सकता है जिसके इक्वल उसकी एनर्जी होगी। तो ऊपर वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा होगी, तो वो ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा। जब उसकी एनर्जी कम होगी रिलीज होने के बाद, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ डी एक्साइट होगा, नीचे आएगा। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसकी फॉर्म में होगी? तो वो पुत्र लाइट की फॉर्म में होगी, लाइट की फॉर्म में होगी। तो कितने पार्टिकल्स एनर्जी रिलीज हो रही है? इनफिनिट नंबर ऑफ, गिने ही नहीं जा सकते। इनके एक फुल स्टॉप में 20 लाख से ज्यादा एटम या मॉलिक्यूल होते हैं। तो फिर वो एनर्जी हर जगह से जो लाइट की फॉर्म में रिलीज होगी, तो इसी वजह से हर जगह से आपको लाइट नजर आएगी। तो ये मतलब है कि यूनिफॉर्म ग्लो नजर आएगी। अब ये सारी बहस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी है। लास्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? प्रेशर को बहुत कम किया गया। कितना कम कर दिया गया? 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर तक कम कर दिया गया। ये 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर से मुराद ये है कि अगर आप एक एटमॉस्फेयर जो पहले नॉर्मल प्रेशर था
आप उस एक एटमॉस्फेयर को इतना कम कर दें, कितना, इतना, तो वो बहुत कम प्रेशर आ जाएगा। कम प्रेशर से मुराद क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद बहुत कम रह जाएगी। वैक्यूम तो जनरेट नहीं होगा। वैक्यूम जनरेट होने से मुराद ये है कि सारे ही मॉलिक्यूल इवैक्यूएट कर दिए जाए, निकाल दिए जाए, ट्यूब के अंदर कुछ ना बाकी बचे, तो फिर वैक्यूम होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा कम रह जाएंगे क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। तो जब बहुत ज्यादा कम रह जाएंगे तो उसके बाद इन इलेक्ट्रोड्स को हैवी वोल्टेज बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया गया। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन ये नजर आई, दो ऑब्जर्वेशन नजर आई कि जो ओरिजिनल ग्लो थी वो उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से थी। तो अब चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरा बेटा कम रह गए हैं, तो फिर वो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से जो ग्लो नजर आएगी वो भी अब आपको नजर नहीं आएगी। लिहाजा पहली ऑब्जर्वेशन ये होगी कि ओरिजिनल ग्लो जो पहले सारी वाल के ऊपर नजर आ रही थी अब वो डिसअपीयर हो जाएगी। दूसरी ग्लो क्या, अब इनके दरमियान मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रुकावट भी ना होने के बराबर है। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन ये आएगी कि अब एक नई ग्लो नजर आएगी ऑन द वॉल ऑफ दैट ग्लास ट्यूब, अपोजिट टू, बोलो क्या भाई, कैथोड, अपोजिट टू कैथोड, ऑन द, बोलो क्या भाई, एनोडिक साइड, आपको एक नई रोशनी नजर आएगी। तो नजर आएगा कि यहां पर कुछ रेस निकली हैं कैथोड से, तो उन्होंने ट्रेवल किया है स्ट्रेट लाइन पर। तो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करने के बाद इन्होंने वॉल ऑफ ट्यूब के साथ जाकर स्ट्राइक किया है। तो स्ट्राइक करने के बाद इन्होंने रोशनी पैदा की है। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन थी कि क्या ग्लो नजर आएगी ऑन द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब अपोजिट टू, बोलो क्या, कैथोड, ड्यू टू सम रेज। ये रेस चूंकि नजर आ रहा होगा आपको कि कैथोड से ये रेस निकल रही हैं, लिहाजा इस बेस पर इन रेस को नाम दे दिया गया कि भाई कैथोड रेस। इस बेस पर इन रेस को क्या नाम दे दिया गया, कैथोड रेस। तो इस तरह कैथोड रेस डिस्कवर हुई। अब अगली बात यह है कि हर पार्टिकल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको पता है मटेरियल पार्टिकल हैं, मादा के बने हुए हैं, मैटर के बने हुए हैं। तो इनके ऊपर डेफिनेटली, इनके ऊपर कुछ चार्ज भी होगा इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और इनका डेफिनेटली कुछ मास भी होगा। अगर इन पर मौजूद चार्ज को इनके मास के ऊपर डिवाइड कर दिया जाए तो इस एंटिटी को बोलते हैं चार्ज बाई मास रेशो, बटे को रेशो कहते हैं। तो चार्ज बाई मास रेशो मेरा बेटा जो है वो कैथोड रेज में मौजूद पार्टिकल्स की फाइंड आउट की गई, और ये देखा गया कि ये एग्जैक्टली इक्वल होती है किसके, चार्ज बाई मास रेशो ऑफ क्या भी, इलेक्ट्रॉन्स के। तो लिहाजा इससे नतीजा क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि ये कैथोड रेस दर हकीकत स्ट्रीम है, बहाव है किन पार्टिकल्स का, जिन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं उन पार्टिकल्स का ये बहाव है, उन्हीं की ये रेस है। तो इस तरह दूसरे अल्फाज में जब कैथोड रेस डिस्कवर हुई तो दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह डिस्कवर हुए। तो दैट इज ऑल अबाउट द, बोलो क्या भाई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको कोई मुश्किल होगी। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट इसको बता दिया। 9th क्लास में थोड़ी बात है, और मेरा मानना यह है कि थोड़ी बात, नामुकम्मल बात हमेशा गलत समझी जाती है। पूरी बात हो तो फिर ही बात सही समझ आती है। कंटेंट आपके बुक के ऊपर बहुत थोड़े हैं, अब उनको तैयार करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। कंसेप्ट आपका अच्छा क्लियर हो गया। आपका ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसको एक से ज्यादा दफा देखें, और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे मजीद हेल्प भी मांग सकते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।